साथियों, सुनते हैं आज नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर मार्कंडेय जी की कहानी हंसा जाई अकेला। मार्कंडेय सदैव आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बराई गांव में हुआ था। तो खैर, इनकी कहानियों में आज के गांव की समस्याओं का विश्लेषण बखूबी देखा जा सकता है। इनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे अग्नि बीज और सेमल के फूल, पान फूल, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, भूदान, माही सहज, शुभ, लोगों के बीच के लोग, हल योग इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पत्थर और परछाइयां एकांकी संग्रह है। यह पृथ्वी तुम्हें देता हूँ, सपने तुम्हारे थे कविता संग्रह है। हिंदी कहानी, यथार्थवादी नजरिया, कहानी की बात, प्रगतिशील साहित्य की जिम्मेदारी इनकी आलोचना है। चक्रधर की साहित्य धारा साहित्य संवाद पत्रिका में प्रकाशित होती रही, जो कि नियतकालीन पत्रिका। कथा की इन्होंने 1969 में स्थापना भी की थी। माया पत्रिका के 2 विशेषांकों का इन्होंने 1965 में संपादन भी किया। 1956 में इन्होंने नया साहित्य प्रकाशन की स्थापना की। कथाकार मार्कंडेय के करीबी और उन पर शोध करने वाले बालभद्र ने कहा कि मार्कंडेय सहज भाषा के धनी थे, कथाकार और संपादक होने के साथ साथ वो समीक्षक भी थे। 15 वर्षों तक उन्होंने कहानी और साहित्य की समीक्षा की। उसी पत्रिका में हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना में उनकी बहुत सारी कहानियां छपी। इसी पत्रिका में मार्कंडेय जी ने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखा और संपादक को यह कह दिया था कि इस उपनाम के बारे में किसी से ना बताएं। चलते चलते मैं यह आप लोगों से यह भी साझा करना चाहूंगा कि प्रसिद्ध कथाकार मार्कंडेय द्वारा जो कहानियां लिखी गई हैं वह मील की पत्थर है। जैसा कि मैंने बताया कि नई कहानी आंदोलन के दौर में इनकी रचनाएं ग्रामीण भारत के यथार्थ, बदलते सामाजिक जो मूल्य थे और व्यक्ति के अकेलेपन को बहुत ही मार्मिक और प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया है। हंसा जाई अकेला कहानी का मुख्य पात्र बाबा है। वह ग्रामीण समाज के टूटे हुए पुराने आदर्शों और रिश्तों का प्रतीक है। इसके माध्यम से लेखक गांव की आंतरिक राजनीति, रामलीला जैसे आयोजनों में निहित व्यंग, आधुनिकीकरण, आम सीधे साधे इंसान की लाचारी और अकेलेपन को उजागर करती है। कहानी का शीर्षक एक दार्शनिक सत्य को भी दिखाता है कि मनुष्य अंततः इस संसार से अकेले ही जाएगा, विदा होगा, ईदेहियां ना रही। तो आइए चलते हैं हंसा जाई अकेला कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि कहानी के माध्यम से रचनाकार किन बिंदुओं को फोकस करता है। वहां तक तो सब साथ थे, लेकिन अब कोई भी 2 एक साथ नहीं रहा। 10 के 10 अलग अलग खेतों में अपनी पिंडलियां खुजलाते हाँफ रहे थे। समझाते समझाते उम्र बीत गई, पर यह माटी का माधो ही रह गया। ससुर मिले तो कसकर मरम्मत कर दी जाए। आज बाबा अपने फूटे हुए घुटने से खून पोंछते हुए ठठाकर हंसे। पास के खेत में फंसे फगनू सिंह हंसी के मारे लोटपोट होते हुए उनके पास पहुंचे। पकड़ तो नहीं गया ससुरा? बाप रे भैया, ये सब आ ही नहीं रहे हैं। और वह लपक कर 4 कदम आगे भागे, पर बाबा की अडिगता ने उन्हें रोक लिया। दोनों आदमी चुपचाप इधर उधर देखने लगे। सावन भादों की काली रात रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। क्या किया जाए, रास्ता भी तो छूट गया। पता नहीं कहाँ हैं हम लोग। किसी मेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा जाए। मेरा तो घुटना ही फूट गया है। बुढ़वा कैसे हुक्का पटक के दौड़ा था। अरे भैया कुछ न पूछूं, मगनू हो करके हंसने लगा। इसी बीच जोर की आवाज सुनाई पड़ी, हंसा जाई अकेला, ईदेहियां न रही, मल ले धो ले नहा ले खा ले, करना हो सो कर ले, ईदेहियां न रही, हंसा जाई अकेला। 10 एक बिगहे के इर्द गिर्द अंधेरे और भय में धसी हुई पूरी मंडली सिमट आई। चेहरे किसी के नहीं दिखाई पड़े, पर हंसी के मारे सबका पेट फूल रहा था। उसी बीच थूक घोटनी की सी आवाज करता हुआ वह आया और जोर से हंसने लगा। हो ही गई गलती भैया, मैं का जानू की मेहरिया है, समझा? तुम में से कोई रुक गया है। मगनू ने कहा, सरऊ सार हो रहे हो, अब मर्द मेहरारू में भी तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ता? ना ही भाई, जब ठोकर खाकर गिरने को हुए ना, मैंने सहारे के लिए उसे पकड़ लिया। फिर जो मालूम हुआ तो हक बका गया।
तभी बुढ़वा ने एक लाठी जमा दी। खैर कहो कि निकल भागा। उसने झुककर अपनी टांगों पर हाथ फेरा। नीचे से ऊपर तक झरबेरी के कांटे चुभे हुए थे। ससुरे को बीच में कर लो, बाबा ने कहा। मगनू कहने लगे, चलो, मेहरारू तो छू लिया, ससुरे की किस्मत में लिखी तो है नहीं। उसे लोग हंसा कहते हैं, काला चिट्टा, बहुत ही तगड़ा आदमी। उसके भारी चेहरे में मटर सी आंखें और आलू सी नाक उसके व्यक्तित्व के विस्तार को बहुत सीमित कर देती हैं। सीने पर टंगे हुए बाल किसी ढीठ पर उगी हुई घास का बोध कराते हैं। घुटने तक की धोती और मार्किन का दुगज्जी उसका पहनावा है। वैसे उसके पास एक दोहरा कुर्ता भी है, पर वह मौके झोंके या ठारी के दिनों में ही निकालता है। कुर्ता पहन कर निकलने पर गांव के लड़के उसी तरह उसका पीछा करने लगते हैं जैसे किसी भालू का नाच दिखाने वाले मदारी गण। हंसा दादा दुल्हा बने हैं दुल्हा, और नन्हे नन्हे चूहों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। कोई चुटैया उखाड़ता है तो कोई कान में पूरी की पूरी उंगली डाल देता है। कोई लकड़ी के टुकड़े से नाक खुजलाने लगता है तो कोई उसकी बड़ी बड़ी छातियों को मुंह में लेकर हंसा माई का नारा लगाने लगता है। इसी बीच एक मोटा सोटा आ जाता है। वह हंसा के कंधे से सटाकर लगा दिया जाता है और हंसा दो एक बार उस पर उंगलियां दौड़ाकर अलाप भरते भरते रुक कर कहता है, बस ना। और लड़के चिल्ला पड़ते हैं, नहीं दादा, अब हो जाए। कोई पैर से लटक जाता तो कोई हाथ से। फिर वह मगन होकर गाने लगता है, हंसा जाई अकेला ई दहिया न रही। उस दिन 12 बजे रात को गांव लौटकर हंसा सीधे बाबा के दलान में आया। लालटेन जलाई गई हंसा अपनी पिंडलियों से धंसे झरबेरी के कांटों को चुनने लगा। जैसे जाड़े में चिल्लर पड़ जाते हैं, उसी तरह हंसा के टांग में कांटे गड़े थे। बाबा ने कहा, कहाँ जाएगा ठोकने पकाने इतनी रात को, यही 2 रोटी खा ले। और झरबेरियों के कांटे देखे तो उन्हें जैसे आज पहली बार हंसा की भीतरी जिंदगी की झांकी दिखाई दी। इतनी खेत बाड़ी, ऐसा घर द्वार, पर एक मेहरारू के बिना बिलल्ला की तरह घूमता रहता है। बाबा उठकर हंसा की पिंडलियों से कांटे बीनने लगे। उसे रतौंधी का रोग है, इसीलिए रात को वह गांव के बाहर नहीं जाता। वह तो मझगौवा का दंगल था तो उसे खींच ले गया। बाबा सरताज हैं पहलवानों के, भला क्यों न जाते। देर डूब गई, वहीं बेर का मतलब संध्या हो गई, रात हो गई। चने तो अंधेरा गिराया था। 5 मील का रास्ता था। हंसा 10 लोगों की टोली के बीच में चल रहा था। कई बार उसके पांव लोगों से लड़े तो लोगों ने गालियां दी और उसे पीछे कर दिया। हंसा गालियों का बुरा नहीं मानता। वह बहुत सारे काम गालियां सुनने के लिए ही करता है। गांव के बूढ़ों बुजुर्गों की इसी दुआ से उसे मोह है। वह पीछे पीछे आ रहा था। रास्ते में एक गांव आया तो गलियों के घुमाव फिराव में वह जरा पीछे रह गया। एक झोपड़ी के आगे एक बूढ़ा बैठा हुक्का गरमाए था। उसकी जवान बहू किसी काम से बाहर आई थी। 10 आदमियों की लंबी कतार देखकर बगल में खड़ी हो गई। फिर हंसा के आगे से वह निकल जाने को हुई तो संयोग से हंसा के पांव से लड़ गए और अंधेरे में गिरते गिरते वह हंसा के बाजुओं में आ गई। बहू चीख उठी। बूढ़ा हुक्की फेंक कर डंडा लिए दौड़ा, लेकिन हंसा निकल गया। दूसरा डंडा उसकी बहू के ही पीठ पर पड़ा। यह गए वह गए और सारी मंडली रात के अंधेरे में खो गई। सबकी तो आंखें साथ दे रही थी, पर हंसा खाइयों खंदकों में गिरता पड़ता भागता रहा। बाबा कांटा बीनते जा रहे थे। हंसा अपनी मटर सी आंखों को बार बार अपने भालू के से बालों में धसाता। हाथ को कांटे मिल जाते पर आंख न खोज पाती। रह रह कर रास्ते की वह घटना उसके सामने नाच जाती। क्या सोचती होगी बेचारी, और वह बाबा की ओर देखने लगता। बड़ी चूक हो गई भैया, समझो, निकल भागे किसी तरह, नहीं तो जाने क्या कहती दुनिया। हमें तो यही सोचकर और लाज लग रही थी कि तुम भी साथ थे। अरे यह सब क्या कहता है हम साहब, यही कि आपके साथ ऐसे लोग रहते हैं। कितना नाव गांव है, कितनी हंसाई होती। हंसा कभी कोई बात सोचता नहीं, पर आज बार बार उसका दिमाग उलझ जाता। अगर भैया चाहे तो। इसी बीच आजी पूड़ियां थाल में परसे बाहर आई। हंसा हड़बड़ा कर उठ गया। बहुत दिन पर भौजी को देखा था। रात न होती तो वह बाहर क्यों आती। उसने सलाम किया। हाल थामने ही जा रहा था कि उन्होंने मजाक कर दिया, कहीं डरवार डाके रहे का बबुआ जो कांटा बिनाए रहा है। कुछ न कहो भौजी, हंसा कह ही रहा था कि
बाबा बोल उठे, हंसी गया था हंसवा आज, वह तो खैर मनाओ बच गया, नहीं तो वह पड़ती की याद करता। एक औरत को इसने अब हंसी ठिठोली छोड़कर ब्याह करो, जब तक देह कड़ी है दुनिया जहान है, नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कहते क्यों नहीं अपने भैया से, गूंगे बहरे कुत्ते बिल्ली सबका तो ब्याह रचाते रहते हैं, पर तुम्हारा ध्यान नहीं करते। खेत बाड़ी जगह जमीन सब तो है। बाबा कुछ नहीं बोले, लगा सेंध पर धर गए हूँ। आजी जाने लगी तो बाबा ने तेल भेजने को कहा। तेल की कटोरियां लेकर हंसा बाबा के पैताने जा बैठा। अपने पैरों में लगाओ ना हंसा, दर्द कम हो जाएगा। गजब कहते हो भैया, अरे लगाया भी है कभी तेल? और वह बाबा की मोटी रान पर झुक गया। मनो तेल पी गई ये रानी, कितने तो तेल ही लगाकर पहलवान हो गए। हंसा कहने लगा। बाबा चुप पड़े रहे। पुरौती से लटकी हुई लालटेन में गुल पड़ गया था। धुएं से उसका शीशा काला पड़ चुका था और कालिक ऊपर उड़ने लगी थी। हंसा उठा और बत्ती बुझाकर लेट गया। भौजी की बात हंसा के कानों में गूंज रही थी। जब तक देह करी है, हंसा ने करवट लेते हुए बूढ़े के डंडे की चोट का हाथ से अंदाजा लगा लिया और भुनभुनाने लगा। जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, हम तो भैया की तरह मेहरारू को आंख उठाकर भी नहीं देखते। यह लतौधी साली जो न कराए। उसने इधर उधर आंख चलाई पर कुछ नहीं, सब मटमैला धुंध। पाला पड़े चाहे पत्थर, काम से खाली होकर हंसा बाबा के पास जरूर जाएगा। कभी देश विदेश की बात, कभी महाभारत रामायण की बात, लेकिन गन्नी महात्मा की बात में उसे बड़ा मजा आता है। किसी ने उसे समझा दिया कि गांधी जी अवतारी पुरुष हैं। उस दिन दालान में कोई नहीं था। शाम का वक्त था। बाबा की चारपाई के पास बोसी में बुहरी सुलग रही थी। जानवर मन मारे अपनी नादों में मुंह गाड़े थे। रिमझिम पानी बरस रहा था। कलुआ पांवों से पोली जमीन खोदकर मुकुड़ी मारे पड़ा था। बीच बीच में जब कुटकियां काटती तो वह कूं कूं करके पांव से गर्दन खुजाने लगता। इसी समय एक आदमी पानी से लथपथ कीचड़ में अपनी साइकिल को खींचता है और जैसे ही साइकिल खड़ी करके दालान में घुसने लगा, हंसा ने कहा, जय हिंद की गणेश बाबू, जय हिंद हंसा भाई, जय हिंद। उसने अपने झोले से नोटिस का पुलिंदा निकालकर बाबा के आगे रख दिया। हंसा बाबा की बुढ़वारी बैठ गया। बाबा नोटिस पढ़कर बोले, कैसे होगा, बरखा बूनी का दिन है। हंसा कुछ समझ नहीं सका। तब उसका पेट फूलने लगा तो वह बोल बैठा, का है भैया, कोई सुशीला बहन आज यहाँ गांधी जी का संदेश सुनाना चाहती हैं। जिला कमेटी की नोटिस है। क्या लिखा है नोटिस में? हंसा मुंह बाकर उसे देखता बोला, तनी बाँच दो भैया, गवनई भी न होगी। अरे वही जागा हो बलमुआ गांधी टोपी वाले। हंसा ने खूंटी पर टंगी ढोलक उतार कर गले में लटका ली और एक पड़े हटहे झंडे को लेकर लाठी में टांग लिया। 2 बार ढोलक पीटा, फिर जागा हो बलमुआ गांधी टोपी वाले आ गई ने, टोपी वाले आ गई ना गाकर ढोलक पर धड़म धड़ाम घुम घुम घुम, धड़म धड़ाम घुम घुम। मिनटों में ही 50 लड़के आ जुटे। चल पड़ा हंसा का जलूस। मुसिल्ला की गवनई जौने में वीर जवाहिर की कहानी है। दल के दल लड़का बच्चा सब बोलो बोलो गन्नी बाबा की जय, और फिर जागा हो बलमुआ, और हंसा की ढोलक गमकती रही। क्षण भर में ही जैसे सारे गांव को जगा दिया। जिधर से देखो लोग चले आ रहे हैं। लड़के गांधी बाबा को क्या जाने, उनके लिए तो हंसा ही सब कुछ था। एक उनके आगे झंडा तान कर कहता, बोलो बोलो हंसा दादा की। कुछ कहते जय और कुछ छय। फिर जोर की हंसी चारों ओर छा जाती। कुछ बूढ़े नाक फुलाते हुए सुरती की नास ले अपने सुतलियों के ढेरे पर तेज चक्कर देकर कहते, मिल गया ससुर को एक काम, गन्नी बाबा के पायक काहे नहीं हो जाते। गन्नी को कोई विचार थोड़े है। चमार सियार का छुआ छिरका तो खाते हैं। हंसा को फुर्सत नहीं। बाबू साहब का तकरपोस और बाबू राम का चमकौआ चादर तो आना ही चाहिए। बाबा चुपचाप बैठे हैं। धीरे धीरे गांव सिमटता आ रहा है। दालान भरता जा रहा है। अंधेरे की गाड़ी चादर फैलती जा रही है। रिमझिम पानी बरस रहा है। 4 लालटेनें जल रही हैं। बुला तो लिया पानी बुनी में, हल्ला भी पूरा मचा दिया, पर ठहरेंगी कहाँ सुशीला। कुछ खाना पीना आने पर देख लेंगे। अपना घर तो खाली ही है।
खाने की भी चिंता न करो, घी है ही, पूरी उड़ी बन जाएगी। कहता हुआ हंसा बाहर निकला। हंसा संभाल संभाल कर चल रहा था। अंधेरे की वही धुंध, वही मटमैलापन, आखिर वह क्या करे कि उसे दिखाई पड़ने लगे। वह एक बच्चे की सहायता से किसी तरह बाबू साहब के दालान के सामने पहुंच गया। पहाड़ से तख्त को सिर पर बिड़ई रख उठा लिया और किसी तरह रेंगता रेंगता बाबा के दालान में आ पहुंचा। बाबा बहुत बिगड़े, ससुरा मरने पर लगा है। हंसा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि सुशीला जी आ गई हैं। वह बाबा के पास बैठ उनकी बातें बड़े ध्यान पूर्वक पीने लगा। सुशीला जी हंसा के ठीक सामने बैठी थी। लालटेन जल रही थी पर वह देख नहीं पाता था कि वह कैसी है। आवाज तो कड़ी है और यह गन्ने के ताजे रस्सी माँ कहाँ से आ रही है। हंसा खो गया। सुशीला का साल भर पहले का गाना जागा हो बलमुआ गांधी टोपी वाले आ गई है उसके होठों पर थिरक उठा। सांवला सांवला सा रंग था, लंबा चरहरा बदन, रूखे रूखे से बाल और तेज आंखें। कैसा अच्छा गाती थी। हंसा सोचता रहा। इसी बीच कीर्तन प्रवचन हो गया। सुशीला जी ने भी भाषण दिया और सारी ग्राम मंडली बिना विद्या के भारत देश दिन दिन होती है तेरी ख्वारी रे गुनगुनाती वापस जाने लगी। हंसा खोया बैठा रहा। खजड़ी की डिम डिम और झांझ की झनकार उनके कानों में गूंजती रही। सुशीला का पहला स्वर और उसके हृदय को भेदता रहा और दंगल की शाम वाली घटना का भी उसे बार बार ध्यान आता रहा। देखो तो इन आंखों को जो न करा दे और उसकी नसों में रक्त की झंझनाहट भर जाती। एकाएक गन्नी महात्मा की सुनकर वह चौंक पड़ा और जोर से चिल्ला पड़ा, जय जय। बहुत रात बीत चुकी है। हंसा के घर में पूरियां छानने की तैयारी हो रही है। आटा गूंथा जा रहा है, तरकारी कट रही है, आग जल रही है, पर भीतर के कमरे की भंडारियों से घी कौन निकाले। हंसा वहीं इधर उधर डोलता है। उसकी आंखें सुशीला की आवाज का पीछा कर रही है। सुशीला जी कभी कभी संकोच में पड़ती हैं, पर हंसा के चौड़े सीने पर उगे हुए बालों के जंगल में वह खो जाती हैं। कितना पौरुषी आदमी है, लेकिन हंसा के आगे वह एक छाया मात्र है, जिनका बस रूप नहीं है, आगे सब कुछ है। मीठी मीठी थकन भरी आवाज और डाल के ताजे फल जैसी सुगंध। वह बड़ा खुश है। एक औरत के रहने से घर कैसा हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। वह सोच ही रहा है कि घी की मांग होती है। हंसा उठता है पर चारपाई से ठोकर खाकर गिर पड़ता है। सुशीला जी दौड़कर उसे उठाती हैं। हंसा मारे लाज के डूब जाता है। धत तेरी आंखों की, और वह जल्दी से उठ खड़ा होता है। सुशीला जी उसका हाथ पकड़े थी, चोट तो नहीं आई। घुमची की तरह की आंखें मुलमुलाकर हंसा हंसता है। उसके रोए भवर जाते हैं, उसका कलेजा धड़कने लगता है। कहता है, हंसा दादा को रतौधी है रतौधी। रतौधी तो बताओ कहाँ है जी, मैं चलती हूँ साथ। मेनका के कंधे पर विश्वामित्र के फूलम बबाऊं। सावन की अंधियारी और बादलों की रिमझिम, बीच बीच में हवा का सर्द झोंका, दोनों आंगन पार करते बूंदों में भीगते हैं। पीछे से आवाज आती है, लालटेन दूं? एक ही तो है, रहने दो, काम चल जाएगा। घर की अंधेरी भंडरिया दोनों भटकते हैं। हंसा कुछ बताता है, सुशीला जी कुछ सुनती हैं, आंखें कुछ देखती हैं, हाथ कुछ टटोलते हैं। बाहर हाथ पता नहीं कहाँ क्या है। अंधेरे में जैसे आंख तैसे बेआंख, दोनों को सहारा चाहिए। कभी वह लुढ़कता, कभी वह लुढ़कती, दोनों दृष्टिवान हो जाते, दिव्य दृष्टिवान। सुबह कुत्तों की झांव झांव के बीच कारवां आगे बढ़ गया। बैलों की घंटियां टुनटुनाई, भुजंगे बोले और बाबा ने उठकर अपना 56 पतरी वाला बांस का छाता उठाया और तार की ओर चल पड़े। निर्वाही हो रही है। रास्ते में मगनू सिंह मिल गए। लग गई है पार हंसवा की नाम। क्या हुआ? कुछ न पूछो भैया, तुम्हें खबर ही नहीं। सारे गांव में रात ही खबर फैल गई। वह ससुरा दुआरे बैठाने लायक नहीं है। कहते थे कि कोई रांड वेवा मर दो इसके गले। कल रात बाबू साहब के यहाँ पंचायत हुई। तय हुआ कि अब सभा सोसाइटी की चौकी गांव में नहीं धरी जाएगी। औरत सौरत का भाषण यहाँ नहीं होगा। बहू बेटियों पर खराब असर पड़ेगा। बात यह है भैया कि राजा साहब वोट लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। बाबू साहब उनको वोट दिलाना चाहते हैं। आपके डर से कुछ कर तो सकते न थे, अब मौका मिला है। कैसा मौका? बाबा झुंझला कर बोले। अगनू आकर उनके छाते के नीचे खड़े हो गए। बोले, उलट दिया हंसवा ने कल रात। क्या मतलब? सच मानो खाना पीना नहीं हुआ। जब बहुत देर होने लगी तो बंदा ने लालटेन लेकर देखा
और बाहर निकलकर सारे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। अभी तो सर सामान लेकर घाट तक पहुंचाने गया। बाबा चुपचाप आगे बढ़े गए। इस तरह की बात सुनकर बर्दाश्त करना उनके लिए कठिन है, पर न जाने क्यों उन्हें हंसी आ रही थी। तभी दूर से हंसा की बारी आवाज सुनाई दी, जग बनमौलू जुलुम कैलू ननदी, जग ब्रह्मा के मोहलू विष्णु के मोहलू, शिव जी के नचिया नचौलू मोरी ननदी। बाबा खड़े थे। हंसा धीरे धीरे पास आ गया। अंधेरा छट गया था। हंसा डर गया, कैसे खड़ा हूँ भैया के सामने, कैसे। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाबा ने देखा हंसा के हाथों में खद्दर के कुछ कपड़े थे, पर उसकी निगाह नीचे जमीन पर धसी थी। हंसा, बाबा बड़ी कड़ी आवाज में बोले, जहाँ पहुंच गए हो वहां से वापस नहीं आना होगा। भैया बोटी बोटी कट जाऊंगा, पर यह कैसे हो सकता है। हंसा जाने लगा तो बाबा ने कहा, घर जाकर सीधा सामान बांधे आना, आज मछली पकड़वाऊंगा, वही खावा पर बनेगी। अच्छा भैया, कहकर हंसा अपनी बटन सी आंखों को पोंछता हुआ चला गया। गांव में चुनाव की धूम मची थी। बाबू साहब बबनौटी के साथ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। उनके पेड़ों पर इश्तेहार टांग दिए जाते तो उनके आदमी उखाड़ देते, किसान बुलवाए जाते, उन्हें धमकाया जाता, खेत निकाल लेने की, जानवरों को हकवाल देने की बात कही जाती और हंसा सुशीला की कहानी का प्रचार किया जाता। भ्रष्ट है सब, भ्रष्ट है सब, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, गन्नी तो तेली है। और हंसा पूरा स्वयं सेवक बन गया है। खद्दर का कुर्ता धोती और हाथ की लंबी लाठी में तिरंगा, बगल में बिगुल लटका रहता है और वह बापू के संदेश की पर्ची बांटता फिरता। बाबू साहब जो कहे मान लो, पूरी मिठाई राजा के तंबू में खाओ, खर्चा खुराक बाबू साहब से ले लो और मोटर में बैठो, लेकिन कांग्रेस का बक्सा याद रखो। वहां जाकर खाना पीना भूल जाओ। कांग्रेस तुम्हारे राज के लिए लड़ती है। बेदखली बंद होगी, छुआछूत बंद होगा, जनता का राज होगा। एक बार बोलो, बोलो गन्नी महात्मा की जय जय। घर घर में कंठ कंठ में सुशीला के मनोहर गानों की धुनें गुजने लगी। गांव के बच्चे हंसा दादा के पीछे हाथों में अखबार की रंग कर बनाई झंडियां लिए इधर से उधर चक्कर लगाया करते थे। उन्हीं दिनों गांव में रामलीला होने को थी। बाबू साहब की पार्टी के राम लक्ष्मण बने थे, पर रावण बनने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग कहते रावण बनने वाला मर जाता है, कोई तैयार ही न होता था। बाबा 10वीं के मालिक थे। हंसा कैसे बर्दाश्त करता कि लीला खराब हो। ऊपर से सुशीला जी लीला खत्म होने पर भाषण करने वाली थी। हंसा सोचने लगा, क्या हो। सासा लड़कों ने तालियां बजाई और हंसा दादा को घेर लिया। जल्दी जल्दी काला चोंगा रावण के गले में डाल दिया गया। सिर पर पगड़ी बांधकर 10 मुंह वाला चेहरा हंसा दादा ने पहन लिया। हाथ में तलवार ली और गरज के बोले, मैं रावण हूँ, कहाँ है दुष्ट राम। एक बच्चे ने अपनी छड़ी में लगा हुआ तिरंगा झट दशानन के सिर पर खोस दिया और सब लोग जोर से हंसने लगे। उसी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, गन्नी महात्मा की जय 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 हो। रावण भाषण देने लगा, भाइयों राम राजा था, देखो छोटी जात का कोई कभी राम नहीं बनने पाता, राक्षस सब बनते हैं। बिरामीन, कालू, भूलई, फेद्दर सभी की पार्टी है हमारी, यह जनता की लड़ाई है, बोल दो धावा। और हंसा हाथ पांव हिलाता आगे को चल पड़ा। पीछे पीछे सारी राक्षसी सेना, किसानों के बंदर बने लड़के भी अपना चेहरा लगाए गदा लिए जनता की पार्टी में शामिल हो गए। राम बेचारे अकेले बैठे रह गए। रामायण बंद हो गई। तिवारी चिल्लाने लगा, पर कौन सुनता है। गन्नी महात्मा की जय, हंसा दादा की जय। बाबा हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता था। राक्षसी सेना के काले रंग में रंगे मुंह और हाथों में तिरंगे झंडे देख कर लोग राम के लिए खरीदी मालाएं हंसा के ऊपर फेंकने लगे। इसी बीच सुशीला जी तीर की तरह भीड़ में घुसी। कौन बनाया रावण, क्या तिरंगा इसीलिए है। उन्होंने हाथ से चेहरे को ढक लिया। संसा हंसा को देखकर वह पसीने पसीने हो गई। यही स्वयं सेवक हो, बदनाम करते हो झंडे को, बंद करो यह सारा तमाशा, होने तो रामलीला ठीक से। सब लोग अपनी जगहों पर लौट गए। बाबा चुपचाप खड़े थे। सुशीला जी अपना झोला संभाले उनकी बगल में आ खड़ी हुई। लड़ाई चलती रही, नगाड़े और ढोल बजते रहे, संठे के रंगे हुए तीर छूटते रहे, पर रावण मरे तो क्यों मरे। चौपाई बार बार टूटती, व्यास बार बार कहता सो जाओ, पर कौन सुनता। हंसा की सेना क्यों हारे। इसी समय लक्ष्मण को जमीन से ठोकर लगी, वह लुढ़क पड़े, उनका मुकुट गिर गया।
आगे पीछे दौड़ते दौड़ते राम को चक्कर आ गया और उनको उल्टी होने लगी। सारे मेले में शोर मच गया। जीत गई जनता की फौज। हंसा दादा की पार्टी ऐसे ही वोट लेगी। इधर दिन रात सुशीला जी खजड़ी बजाती घूमती रहती और रात हंसा के घर लौट आती। दूसरे दल के लोगों ने चिट्ठियां भिजवाई, सुशीला जी को यहाँ से बुला लिया जाए, जनता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चुनाव के 2 दिन पहले उन्हें नोटिस मिली कि वह बापू के आदर्शों को तोड़ रही हैं, इसलिए उन्हें काम से अलग किया जाता है। वह हंस पड़ी। ईश्वर ने पति से अलग किया, अब बापू के नकली चेले उन्हें जनता से अलग करना चाहते हैं। उनकी खजड़ी और जोर से बजने लगी, उनका स्वर और तेज हो गया। चुनाव के 2 दिन रह गए। सुशीला जी बीमार पड़ गई। हंसा के घर में उनका डेरा पड़ा था। वह बुखार की जलन सह रही थी, पर किसी को अपने पास बैठने नहीं देती थी। रात जब हंसा लौटता तो वह उससे कहती, तुम सुनाओ अपना भजन, और हंसा बिना कुछ सोचे विचारे गाने लगता, हंसा जाई अकेला ये दुनिया न रही। फिर प्रचार का समाचार लेकर वह उसके रोए भरे सीने में मुंह छुपा लेती। चुनाव का दिन आ गया, लेकिन सुशीला जी बिस्तर से नहीं उठी। किसानों की जय जयकार करती हुई टोलियां गुजरती तो वह किसानों की जय जयकार करती हुई टोलियां गुजरती तो वह अपने बिस्तर में तड़प कर रह जाती। हंसा इन्हें बहुत रोकता, पर उठकर उनसे मिलती। बाबा बहुत समझाते पर न मानती। चुनाव के दिन डोली में उठाकर वह पोलिंग पर ले जाई गई। वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें कई बार चक्कर आया और बेहोश हो गई। वोट पड़ता रहा। किसान राजा साहब के कैंप में खाना खाते, उनकी मोटर में आते, पर वोट डालते कांग्रेस के बक्स में। उन्हें सुराज मिलेगा, उन्हें आजादी मिलेगी, यही सब सोचते थे। तीसरे पहर जोर की बारिश आई। सुशीला जी छाया में जाते जाते भीग गई। बाबा ने उन्हें डोली में बिठाकर घर भेज दिया। चुनाव चलता रहा। हंसा भूत की तरह काम में जुटा था। बहुत देर पर कभी उसे सुशीला की याद आती तो मन को दबाकर फिर पर्ची बांटने लगता। कुछ कम वोट राजा के बक्से में गिरे। शाम हो गई। राजा का तंबू हारे हुए कर्मचारियों से भर गया। हंसा उन्हें देखकर जाने से क्रोध से जल रहा था। उसे बार बार सुशीला की याद आ रही थी। भैया कुछ और होना चाहिए, मुझे चले जाने दो हंसा। और 25-30 लोग हंसिया लेकर राजा साहब के तंबू की डोरियों के पास खड़े हो गए। कौन जाने क्यों खड़े हैं। हंसा ने विजय का बिगुल फूंका और सारा तंबू 1 मिनट में जमीन पर था। जोर का शोर मचा। किसानों ने जयकार की और लोग अपने घरों को वापस चले गए। सुशीला जी को निमोनिया हो गया था। उनकी सांस फंस गई। बाबा रात दिन उसके पास बैठे रहे। हंसा ने जमीन आसमान एक कर दिया, पर फायदा कुछ न हुआ। वह बार बार महात्मा जी का नाम लेती। हंसा से उसका भजन सुनती और आंखें बंद कर लेती। चुनाव का नतीजा सुनाया गया तो नेता लोग मोटर पर चढ़कर सुशीला जी से माफी मांगने आए, पर सुशीला जी ने मुंह फेर लिया, जैसे वह कहती है, मैं तुम्हारे कर्तव्य जानती हूँ, और हंसा उठकर बाहर चला गया। अंत में एक दिन सुशीला जी की सांस बंद हो गई। हाय मच गई। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। हंसा ने बकरी के लिए पत्ता तोड़ने वाली लगी से तिरंगे टांग कर हाथों से ऊपर उठा लिया और अपना बिगुल फूकने लगा। उसकी हंसी लोगों के मन में भय पैदा करने लगी, पर वह हंसता रहा। आज तक गांधी, महात्मा, जवाहिरलाल और जनता की फौज, यही 3 शब्द वह जानता है। लड़के अभी उसी तरह उसे घेरे रहते हैं। वह पहाड़ से तख्त को वह उठा नहीं सकता। हाँ, उठा कर ले जाने वाले को देखकर वह जोर जोर से हंसता है और घंटों हंसता रहता है। उसके खेत में घास उगी है, मकान ढह गया है, पर लग्गी में फटा तिरंगा और सुशीला का दिया हुआ बिगुल अब भी टंगा रहता है। कभी कभी वह गंदे कागज दीवारों पर साटता फिरता है और कभी सारे गांव की गलियां साफ कर आता है। आजादी मिली तो उसे रुपए मिले। राजनीतिक पीड़ित था वह, पर वह रुपयों की गड्डी लेकर हंसता रहा और फिर उन्हें गांव की दीवारों में एक एक कर टान आया। 2 बार लोग उसे आगरे ले गए, पर कुछ ही दिनों बाद फिर हंसा जाए अकेला का स्वर गांव की फिजा में गूंजने लगा। अब भी कभी कभी वह आजादी लेने की कसमें खाता है। उसके तमतमाए हुए चेहरे की नसें तन आती हैं और वो अपना बिगुल फूंकता हुआ कभी धान के खेतों की, कभी एक और मकई के खेतों की मेड़ों पर घूमता हुआ गाया करता है, हंसा जाई अकेला।